तो जय हिंद साथियों, अपन पढ़ने वाले हैं आज इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, यानी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में आज समझने वाले हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है। यानी अपना जो शरीर होता है ना, उसके अंदर रोग कारकों से जो लड़ने की क्षमता होती है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर समझिए, ये है पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश, और ये है इंडिया। ये रहा पाकिस्तान, ये रहा इंडिया। यहां पर है पाकिस्तान की आर्मी और यहां पर है इंडिया की आर्मी। यानी जो भारत की सेना है उसकी जो क्षमता होगी पाकिस्तान के सैनिकों के साथ लड़ने की, वही क्या कहलाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम के तौर पे समझ जाइए, वही भारत की क्या कहलाएगी, आर्मी की पावर कहलाएगी। उसी तरह अपने शरीर के अंदर रोग कारकों से जो लड़ने की क्षमता होती है ना, उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम सामान्यतः दो प्रकार का होता है प्रतिरक्षा तंत्र। एक होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। यानी इनेट जो अपन को जन्मजात यानी अपन को जन्म से मिली हुई होती है। जैसे आपकी पापा की जो जमीन है वो आपके नाम पे आएगी, तो वो कैसी होगी, जन्मजात होगी। आपने मेहनत की और आप नौकरी लगे, तो वो कैसी होगी, अर्जित होगी, क्योंकि नौकरी आप खुद अपने दम पे लगे हो। लेकिन आपको कोई जमीन है, कोई घर है, वो सीधा पापा के नाम से आपके नाम पे आए, तो वो क्या हो जाएगी, जन्मजात हो जाएगी। इसी तरह कुछ प्रतिरक्षा ऐसी होती है जो अपन को जन्म से मिली होती है, कुछ ऐसी होती है जो जीवन काल के दौरान अपन क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। यानी इनेट इम्यूनिटी यानी जन्मजात जो जन्म से उपस्थित होती है, और यह एक विस्तृत परास वाली होती है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, ये एक विस्तृत परास वाली होती है। इसके एग्जाम्पल जैसे स्किन, जो शरीर के अंदर जो त्वचा होती है ना, यह भी एक इम्यूनिटी सिस्टम का कार्य करती है। यानी जब कभी भी आपके किसी भी चीज की मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, आपका हाथ भी कट जाता है, घाव पड़ जाता है, तो घाव क्या होता है, अपने आप वापस मतलब वो फुलफिल होने लगता है, भराने लगता है। तो किसके कारण हो सकता है, वो स्किन के कारण होता है, क्योंकि स्किन के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, ये खुद अपने आप को क्या कर सकती है, रिपेयर कर सकती है। आंसू, आंखों में पाए जाने वाला आंसू, उसके अंदर भी प्रतिरक्षा पाई जाती है। लार, जो खाना खाने पर जो लार आती है, उसके अंदर भी प्रतिरक्षा होती है। लाइसोजाइम हो गए। इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, यानी एंटीवायरस प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं इंटरफेरोन्स। मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है। ये मान लीजिए कि वायरस से संक्रमित हो चुकी है, ये वायरस से संक्रमित नहीं है। जो वायरस से संक्रमित सेल होती है ना, वो हमेशा इंटरफेरोन्स का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। इंटरफेरोन्स का वायरस से संक्रमित सेल, जो इस सेल को वायरस से संक्रमित होने से क्या करा जा सके, इसको रोका जा सके। यानी इंटरफेरोन्स भी इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, जो अपन को प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं एंटीवायरस से। और फीवर का आना, फीवर का आना यानी फीवर के समय यानी बुखार का आना भी एक प्राथमिक यानी अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर आता है। यानी जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर आता है बुखार का आना। जब कभी भी अपन को बुखार आता है तो अपनी बॉडी क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। तो बुखार के समय अपनी शरीर गर्म क्यों होता है, क्योंकि अपने जो अंदर कोई बाहरी वायरस अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो अपने जो शरीर की जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो उससे क्या कर रही होती है, फाइट कर रही होती है, जिसके कारण क्या होता है, अपना शरीर क्या होता है, बुखार के टाइम गर्म हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, जो जन्म से मिली होती है, विस्तृत परास वाली होती है। यानी स्किन, इसके एग्जांपल देखें तो स्किन, आंखों में पाए जाने वाले आंसू, लार, लाइसोजाइम, इंटरफेरोन्स और फीवर का आना। अब समझते हैं अपन दूसरी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हाँ, तो साथियों अपन इनेट इम्यूनिटी यानी जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ चुके थे। अब अपन समझते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी अर्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। अर्जित प्रतिरक्षा, जिसको जीवन के दौरान क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। जैसे आप सरकारी नौकरी लगे या आपने जीवन के दौरान क्या की है, अर्जित की है। आपको आपका जो जमीन है, पापा से मिली हुई जमीन आपके नाम पे हुई, वो कौन सी हो गई, जन्मजात यानी इनेट इम्यूनिटी। यानी जो अर्जित प्रतिरक्षा होती है ना, रोग कारक के प्रति विशिष्ट होती है। यानी एक विशिष्ट रोग कारक के लिए ही विशिष्ट एंटीबॉडीज का यह निर्माण करती है। जैसे आप किसी कोचिंग के अंदर पढ़ने जाते हो, तो कोचिंग के अंदर क्या होता है, एक प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक टीचर होते हैं। जैसे साइंस के टीचर साइंस पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी के ज्योग्राफी, हिस्ट्री के हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और ये किस पर होती है, मेमोरी पर बेस होती है। इस इम्यूनिटी की सबसे जो बड़ी बात है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमेशा मेमोरी पर बेस होती है। अब मेमोरी पर बेस कैसे होती है, इसको अपन समझते हैं। कि पहले ये देखिए कि कोई रोग कारक शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है तो उसके प्रति धीमी अनुक्रिया होती है। सेकंड बार प्रवेश करता है तो उसके प्रति कौन सी होती है, तेज अनुक्रिया होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये है इंडिया, इंडिया, ये है अमेरिका,
अमेरिका। मान लीजिए भारत का युद्ध होता है अमेरिका के साथ में। अभी तक तो भारत का और अमेरिका का कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका का युद्ध होता है तो इसके अंदर भारत को अमेरिका से जीतने में क्या लगेगा? समय लगेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक भारत को पूरी जानकारी नहीं है कि अमेरिका किस प्रकार के हथियारों का युद्ध में क्या करेगा, यूज करेगा और कौन सी रणनीति बनाएगा। मान लीजिए यही युद्ध हो जाता है भारत का पाकिस्तान के साथ में, यानी पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो जाता है तो भारत पाकिस्तान से आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि भारत का पाकिस्तान के साथ पहले क्या हो रखा है, युद्ध हो चुका है। तो भारत को पता है कि पाकिस्तान किस तरफ से वार करेगा और किस प्रकार की रणनीति बनाएगा। एक एग्जांपल से और समझिए कि आप कोई सा भी टॉपिक है सर्वप्रथम बार पढ़ते हुए, मान लीजिए कि हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ रहे हो मेवाड़, फर्स्ट बार पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब उसको सेकंड बार आप वापस पढ़ोगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा, यानी आप जल्दी ही पढ़ लोगे। जब शरीर के अंदर प्रथम बार कोई रोग कारक शरीर में प्रवेश करता है तो उसके प्रति क्या होगी? धीमी अनुक्रिया होगी, यानी जो भी एंटीबॉडीज टी मेमोरी सेल होगी ना उसको थोड़ा टाइम लगेगा। वो क्या करेगी? वो दूर से बस उसको देखती रहेगी। जब एंटीबॉडीज उस वायरस को खत्म करेगी ना तो टी मेमोरी सेल होगी ना वो उसको खड़ी खड़ी देखती रहेगी बस कि किस प्रकार इसने खत्म किया है, उसकी मेमोरी को दिमाग के अंदर बना लेगी। उससे ही मिलता जुलता वायरस दोबारा शरीर में प्रवेश करेगा तो सेकेंडरी प्रोसेस के द्वारा, यानी सेकेंडरी रेस्पॉन्स के द्वारा उसको तेजी से समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि टी मेमोरी सेल ने पहले ही उसकी स्टडी कर ली है कि इस वायरस को किस प्रकार से खत्म करना है और कौन सी एंटीबॉडीज को ही रिलीज करना है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, प्राथमिक अनुक्रिया, वो हमेशा धीमी होती है, लेकिन जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है? हमेशा तेज होता है। यानी इसको खत्म होने में 60 दिन का समय लगता है, इसमें ओनली फॉर 30 दिन ही लगे। जो प्राथमिक अनुक्रिया होगी वो धीमी होगी, थोड़ा लंबा टाइम लेगी, लेकिन सेकेंडरी अनुक्रिया होगी तेज होगी और समय भी क्या लगेगा? कम लगेगा। ये जितनी भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, ये हमारा जो ब्लड होता है ना उसके अंदर होती है, जो हमेशा सामान्यतः हमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रदान की जाती है। तो अब आप समझते हैं आगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या है। तो साथियों, अपन ने जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को समझ लिया था। अब समझते हैं जो अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना वो अपन को लिम्फोसाइट के द्वारा प्रदान होता है, जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अपने शरीर के अंदर जो जितनी भी इम्यूनिटी बनती है ना वो होती है बोन मैरो के अंदर बनती है। बोन मैरो के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। बोन मैरो के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। जो लिम्फोसाइट होता है ना, कुछ लिम्फोसाइट सेल माइग्रेट हो जाती है। माइग्रेट यानी प्रवास होकर कहां चली जाती है? थाइमस के अंदर चली जाती है। थाइमस के पश्चात जाने के वो क्या हो जाती है? यहाँ परिपक्वन हो जाती है। परिपक्वन होने पर टी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। ये 4 प्रकार के सेल का निर्माण करती है, जिसमें एक होती है टी किलर, टी सस्पेंसर, टी मेमोरी, टी हेल्पर होती है। और कुछ जो सेल होती है ना वो अपने बोन मैरो के अंदर ही परिपक्व हो जाती है, जो बी सेल का निर्माण करती है, जो बी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। जो टी किलर होती है ना ये हमेशा साइटोटॉक्सिन का सिक्रेशन करती है। टी सस्पेंसर कहां आती है? जब अपने शरीर में ग्राफ्टिंग की जाती है, अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, उसके लिए रिजेक्शन में सबसे कौन सी सेल जिम्मेदार होती है? वो होती है टी सस्पेंसर। टी मेमोरी, जब कोई भी प्रथम बार रोग आता है तो उसकी क्या करता है? स्टडी करता है, पुनः दोबारा आता है तो उस रोग को क्या करता है? जल्दी से जल्दी समाप्त करने कार्य करता है। और टी हेल्पर क्या करता है? टी हेल्पर हमेशा बी मेमोरी सेल को क्या देता है? आदेश देता है कि तुम क्या करो? एंटीबॉडीज का निर्माण करो, यानी सेना का निर्माण करो। फिर जो ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, ये एंटीबॉडीज जाके क्या करती है? वायरस को समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? कार्य करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कार्य करता है, कितने प्रकार का होता है, एंटीबॉडीज क्या होती है, लिम्फोसाइट क्या होती है, बी लिम्फोसाइट क्या होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।